हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री में दोस्तों एक क्लास हो चुकी है और उसमें हमने परमाणु और उनके जो भी मौलिक कण हैं उनके बारे में पढ़ा। हमने परमाणु को देखा और देखा किस तरह जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ जो है उनका क्या संबंध है। इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश है ये हमने देखा, प्रोटॉन का आवेश देखा और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। और इसके बाद हमने समस्थानिक और समभारी और इस तरह की चीज़ों को देखा पिछली क्लास में। आज दोस्तों हम उसी में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की क्लास में दोस्तों। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। केमिस्ट्री में कल की क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई गई मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया और आपने उनको नोट डाउन भी किया होगा। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। क्लियर हुआ? चलिए, क्या है ये दोस्तों, ये समझेंगे ये क्या है। दरअसल कुछ ऐसे पदार्थ हैं दोस्तों, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो स्वतः भेदी किरणों को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। कुछ विकिरण उत्सर्जित करते हैं या स्वतः भेदी किरणों को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ठीक है। ये क्या है? इनके द्वारा इन पदार्थों के द्वारा स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करने का गुण। स्वतः भेदी किरणें, ये जो किरणें उत्सर्जित करते हैं ये बहुत ही खतरनाक और बहुत स्वतः भेदी होती हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करने का गुण। इनको क्या बनाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ बनाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि इनके अंदर रेडियो सक्रियता है। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, अब इसमें देखेंगे कि रेडियो एक्टिव जो विघटन होता है वो क्या है। क्या ये रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों? रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन क्या है दोस्तों? क्या ये रासायनिक प्रक्रिया है? क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है? अभिक्रिया है। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, बल्कि ये क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय प्रक्रिया है। क्लियर हुआ? जो रेडियो एक्टिव विघटन होता है दोस्तों, ये क्या होता है? एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, ठीक है, नाभिकीय प्रक्रिया है। अब देखिए, सबसे पहले इसकी खोज किसने की? जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज सबसे पहले किसने की? किसको श्रेय जाता है इसकी खोज का? तो दोस्तों बैकुरेल, ये नाम क्या है? बैकुरेल नाम है, ठीक है। बैकुरेल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविता की खोज की, रेडियो एक्टिविता की खोज की, ठीक है। किस पदार्थ में खोज की दोस्तों? तो वो पदार्थ कौन सा था? यूरेनियम में। किसमें खोज की? यूरेनियम में, ठीक है। क्लियर हुआ? अब दोस्तों मैडम मेरी क्यूरी का भी आपने नाम सुना होगा। रेडियो एक्टिविटा में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनका क्या योगदान है ये हम लोग देखते हैं। मैडम मेरी क्यूरी, इन्होंने क्या किया दोस्तों? इन्होंने थोरियम में रेडियो एक्टिविटा की खोज की। मैरी क्यूरी, इन्होंने किसमें खोज की? थोरियम में। थोरियम नामक पदार्थ में रेडियो एक्टिविटा की खोज की।
खोज की। क्लियर हुआ? रेडियो एक्टिविटी की खोज इन्होंने थोरियम नामक पदार्थ में की। अब इनके हस्बैंड थे दोस्तों, इनके पति थे, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ये और इनके पति दोनों को जो है साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मैरी क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी। इनके पति का नाम क्या था दोस्तों? पति पियरे क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी के पति का क्या नाम था दोस्तों? पियरे क्यूरी। इन्होंने एक तत्व की खोज की, रेडियो एक्टिव तत्व। किसकी खोज की? पोलोनियम। एक नए तत्व की खोज की दोस्तों। वो तत्व क्या था? पोलोनियम था। ठीक है, क्लियर हुआ? ये एक रेडियो एक्टिव तत्व था। चलिए, पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी और उनके पति किसने? पियरे क्यूरी ने। ठीक है, चलिए, मैरी क्यूरी ने क्या किया दोस्तों? मैरी क्यूरी ने रेडियम की भी खोज की थी। मैरी क्यूरी ने क्या किया? रेडियम जो बहुत पावरफुल जो है मटेरियल होता है, रेडियो सक्रिय तत्व होता है, जो यूरेनियम से 30 लाख गुना, ठीक है, यूरेनियम से 30 लाख गुना मतलब पावरफुल होता है। 30 लाख गुना अधिक रेडियो सक्रिय तत्व, सक्रिय तत्व मतलब इसमें जो रेडियो एक्टिविटी होती है दोस्तों, वो 30 लाख गुना ज्यादा होती है यूरेनियम से। क्लियर हुआ? इस तत्व की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने। पोलोनियम की किसने की? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी नई सदी में जो हमारी वर्तमान सदी चल रही, इसमें भी बहुत सारे नवीन रेडियो सक्रिय तत्व खोजे गए हैं। तो इनके नाम जान लीजिए, इनके नाम से आप अपडेट रहिए। इनका नाम क्या है? रेडान। रेडान नई सदी में खोजा जाने वाला तत्व है। ठीक है, RN, ये नया खोजा जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है। प्रोटोएक्टिनियम, क्लियर हुआ? प्रोटोएक्टिनियम हो गया, और क्या हुआ? एक्टिनियम, और क्या हो गया? फ्रांसियम। क्या हो गया? फ्रांसियम। रेडान, प्रोटोएक्टिनियम, एक्टिनियम और फ्रांसियम। ठीक है, प्रोटोएक्टिनियम का क्या है? Pa है। ठीक है, एक्टिनियम का क्या है दोस्तों? AC है। फ्रांसिस का क्या है? फ्रांसियम का FR है। ठीक है, ये हमारी आज की सदी में, आधुनिक सदी में खोजे गए रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है, बाकी पोलोनियम आपने देख लिया, आपने रेडियम देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कुछ किरणों के बारे में। ठीक है, जो किरणें जो है उत्सर्जित होती हैं इन रेडियो एक्टिव पदार्थों से। आइए देखते हैं उन किरणों के बारे में। अल्फा किरणें, अल्फा किरणों का जो सिंबल है दोस्तों वो ये है। अल्फा किरणों के बारे में हमको पढ़ना है। अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है? इनकी भेदन क्षमता का, इनकी भेदन क्षमता या पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर जो है इनकी क्या होती है, सबसे पहले हम ये जानेंगे अल्फा किरणों की। ठीक है, तो दोस्तों 0.002 सेंटीमीटर मोटी
अगर कोई एल्यूमिनियम की चादर है, एल्यूमिनियम की चादर का भेदन कर सकती है। कितना है? 0.002 अगर मोटाई की कोई भी 0.002 सेंटीमीटर मोटाई की कोई भी एल्युमिनियम की चादर है तो अल्फा किरणें उसको भेद सकती हैं। ठीक है, ये हो गई इनकी पेनिट्रेटिंग पावर। आयनीकरण क्षमता क्या है? आयनीकरण क्षमता क्या है इनकी? आयोनाइजिंग पावर क्या है? आयोनाइजिंग पावर क्या है दोस्तों? आयनीकरण क्षमता इनकी क्या है? बी किरण अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम बी किरणों के बारे में पढ़ेंगे। बी किरणों से ये 100 गुना जो है, बी किरणों से 100 गुना आयनीकरण की क्षमता इनमें होती है। अल्फा किरणों में बी किरणों से बीटा, जो बीटा किरणें हैं उनको, दरअसल बीटा किरणें हैं, बीटा किरणों से 100 गुना ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होती है। ठीक है, इसी तरह गामा किरणों से, गामा किरणों से लगभग 10,000 गुना, किरणों से 10,000 गुना अधिक। मतलब इनकी जो आयनीकरण क्षमता होती है दोस्तों अल्फा किरणों की, वो बीटा किरणों से 100 गुना होती है अधिक, और गामा किरणों से 10,000 गुना अधिक होती है। भेदन क्षमता 0.002 सेंटीमीटर एल्युमिनियम की चादर को भेदने की होती है। क्लियर हुआ? चलिए, ये हमने देखा इनकी क्षमता। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इनकी प्रकृति देखते हैं कैसी होती है। इनकी जो प्रकृति होती है, धनावेशित कण क्या होते हैं ये? इनमें धनावेशित कण। क्लियर हुआ? धनावेशित अल्फा कण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? धनावेशित अल्फा कण। ठीक है, अब इनको लिखा कैसे जाता है? इनका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? प्रतीक मतलब अल्फा किरणों को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 4/2 He, या इसको लिख सकते हैं 4/2 अल्फा, 4/2 अल्फा। क्लियर हुआ? ये इनका सिंबल है। प्रतीक क्या है? 4/2 H कैपिटल और E, या 4/2 अल्फा। इस तरह से इनको लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में कि फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर ये जो है डाली जाती है अल्फा किरणें तो क्या असर पड़ता है। ठीक है, आइए इधर देख लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पर डाले जाने पर ये क्या करती हैं? प्लेट को काला करती हैं। प्लेट को क्या करती हैं दोस्तों? काला करती हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? चलिए, अब और एक चीज इनके बारे में जानना है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है। इन किरणों पे विद्युत क्षेत्र का या चुंबकीय क्षेत्र का क्या असर पड़ता है, ये हम देखते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर ये चली जाती है। ठीक है, चूंकि ये धनावेशित है तो क्लियर है कि ये जो है ऋणावेशित की तरफ ये जाएंगी। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में ऋणावेशित प्लेट की ओर विस्थापित हो जाती हैं। ऋणावेशित प्लेट की तरफ
विस्थापित हो जाती हैं। चूंकि ये धनावेशित कण होते हैं तो ये किधर आवेशित होंगे, ये किधर जो है विस्थापित होंगे, ऋणावेशित प्लेट की तरफ। ये जो है कॉमन सी बात है। और अगर कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपण होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपण होता है इनमें। तो ये हो गई अल्फा किरणों के बारे में पूरी कहानी। ठीक है, ये हमारी कहानी हो गई अल्फा किरणों के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बीटा किरणों के बारे में देखते हैं। इसी तरह हम बीटा किरणों के बारे में देखते हैं कि उनकी क्या खास बातें हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, तीन किरणों को हम देखेंगे, महत्वपूर्ण किरणें हैं। आइए देखते हैं दोस्तों बीटा किरणों के बारे में। ठीक है, बीटा किरणें, बीटा किरणें, इसका जो सिंबल है वो ये है, बीटा किरणें। तो सबसे पहले तो हम इनकी भेदन क्षमता देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनकी भेदन क्षमता। भेदन क्षमता, तो भेदन क्षमता दोस्तों क्या होती है, 0.02, एक जीरो कम कर दीजिए, सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को क्या कर सकती हैं, भेद सकती हैं। मतलब 0.02 सेंटीमीटर की कोई मोटी एल्युमिनियम की चादर हो तो इसको भेद सकती हैं। अल्फा किरणों में हमने देखा था कि 0.002 सेंटीमीटर मोटी जो है एल्युमिनियम की चादर को वो भेद सकती हैं। चलिए, ये बात हो गई भेदन क्षमता की। दूसरी आयनीकरण क्षमता देखेंगे हम। आयोनाइजिंग पावर, क्या देखेंगे, आयोनाइजिंग पावर। भेदन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर हमने देख लिया। अब आयोनाइजिंग पावर हम देखेंगे, आयनीकरण क्षमता देखेंगे। तो ये अल्फा किरणों से 100 गुना कम, किरणों से 100 गुना कम इनकी क्या होती है, आयोनाइजिंग पावर होती है। इनकी आयोनाइजिंग पावर या आयनीकरण क्षमता अल्फा किरणों से 100 गुना कम होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। यह हो गई इनकी भेदन क्षमता। अब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव। दोस्तों इन किरणों के बारे में, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह व्यवहार करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो इसलिए जो है उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे किरणों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या जानना है, उनकी भेदन क्षमता क्या है, उनकी आयोनाइजिंग पावर क्या है या आयनीकरण क्षमता क्या है, उनका प्रतीक क्या है, और वो प्लस है या माइनस है या न्यूट्रल है, ये चीजें आपको समझनी, मूलतः यही सारी चीजें। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है इन पे, ये हम देखेंगे। विद्युत क्षेत्र में ये धन आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। दरअसल ये प्रकृति क्या होती है इनकी दोस्तों, प्रकृति होती है ऋणावेशित कण, ऋणावेशित होती है, इसलिए जाहिर सी बात है क्या होगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र में धनावेशित प्लेट की ओर विस्थापित हो जाती है। क्लियर हुआ। ये जो है विद्युत क्षेत्र में क्या होता है,
चूंकि ये ऋणावेशित होती हैं तो विद्युत क्षेत्र में ये धनावेशित प्लेट की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? धनावेशित प्लेट की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। और उसी तरह दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? इनका विक्षेपण हो जाता है, विक्षेपण। चलिए, प्रकृति में क्या देखा आपने? ऋणावेशित कण है। ठीक है, प्रतीक क्या है इनका दोस्तों? इनका प्रतीक क्या है? प्रतीक क्या है दोस्तों? इनको लिखेंगे 1। ठीक है, इनको क्या लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे। ठीक है, बीटा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलिए, इनका वेग हमने नहीं देखा दोस्तों। इनका जो वेग होता है वो कितना होता है? इनका वेग हमने नहीं डिस्कस किया दोस्तों। इनका जो वेग होता है बीटा किरणों का वेग, वो होता है प्रकाश के वेग के बराबर। जो प्रकाश की स्पीड होती है दोस्तों, प्रकाश का जो वेग होता है उसी के बराबर जो है बीटा किरणों का वेग होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यह है बीटा किरणों का वेग। हमने अल्फा किरणों का नहीं देखा था दोस्तों। जो अल्फा किरणों का वेग होता है, किरणों का वेग होता है, वो कितना होता है? 1/10 प्रकाश का वेग, मतलब प्रकाश के वेग का 1/10 भाग। ठीक है, ये अल्फा किरणों का वेग है और प्रकाश के वेग के बराबर होती है बीटा किरणों की स्पीड। ठीक है, बात समझ में आई? फोटोग्राफिक प्लेट पे प्रभाव क्या होता है? अल्फा किरणों का हमने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट को वो काला कर देती हैं। ठीक है, बीटा किरणें क्या करती हैं? फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती हैं? अल्फा किरणों की तुलना में कम काला करती हैं। ठीक है, मतलब काला ये भी करती हैं, लेकिन अल्फा किरणें जितना काला करती हैं उतना बीटा किरणें काला नहीं करती। ठीक है, बस इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही हैं। ठीक है, और इतना पर्याप्त है। अब पढ़ेंगे हम गामा किरणों के बारे में। ये क्या है? गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें, ये किरणें कैसी हैं? गामा किरणें। ठीक है, वाई के आकार की होती है ये। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह है वाई का आकार। अब इनकी सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे दोस्तों? प्रकृति सबसे पहले देख लेते हैं। प्रकृति ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या होती हैं? विद्युत रूप से उदासीन होती, विद्युत रूप से उदासीन होती है, न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? न्यूट्रल होती हैं। जैसे हमने देखा जो अल्फा किरणें थी वो धनावेशित कण थे, बीटा किरणें थी वो क्या थी? ऋणावेशित कण थे, और ये क्या है? गामा किरणें क्या है? ये विद्युत रूप से उदासीन है। अब हम इनकी देखेंगे भेदन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर इनकी क्या है। तो ये बहुत ही पावरफुल होती हैं दोस्तों। गामा किरणें जो होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की चादर को क्लियर हुआ? अगर कोई चादर 100
100 सेंटीमीटर मोटी है, सोचिए, उसको भी ये भेद सकती हैं। ये इनकी पावर होती है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है, उसके बाद बीटा किरणों की होती है, और इनमें सबसे कम किसकी होती है? अल्फा किरणों की। क्लियर हुआ? चलिए, अगर कंपैरेटिवली आपको जो है याद रखना हो तो याद रखिए, गामा किरणें सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर की होती हैं, इसके बाद बीटा किरणें होती हैं, फिर अल्फा किरणें होती हैं। चलिए, आयनीकरण क्षमता देख लेते हैं दोस्तों, आयोनाइजिंग पावर देख लेते हैं, आयनीकरण क्षमता देख लेते हैं। एक अल्फा किरणों से क्या होती है? ये अल्फा किरणों से, अल्फा किरणों से कितना? 1/10,000 गुना अधिक, 1/10,000 गुना अधिक। मतलब अब आप समझिए कि ज्यादा है कि कम है? बहुत कम है, मतलब 1/10,000 गुना। ठीक है, ये है इनकी आयोनाइजिंग पावर। बीटा किरणों से, बीटा किरणों से अगर तुलना किया जाए तो, बीटा किरणों से तुलना किया जाए तो 1/100 गुना अधिक। बीटा किरणों से 1/100 गुना अधिक आयोनाइजिंग पावर होती है, और अल्फा किरणों से 1/10,000 गुना अधिक आयोनाइजिंग पावर इनकी होती है, आयनीकरण क्षमता होती है गामा किरणों की। क्लियर हुआ दोस्तों? इनका वेग क्या होता है? वेग क्या होता है दोस्तों? तो वेग इनका प्रकाश के वेग के बराबर होता है, के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर इनका वेग होता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये भी ठीक हुआ। अब फोटोग्राफिक प्लेट पे इनका प्रभाव क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव क्या होता है? ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को दोस्तों काला करती हैं, लेकिन अल्फा और बीटा की तुलना में कम काला करती हैं। तो हम कह सकते हैं अल्फा और बीटा किरणों की तुलना में कम काला करती है। क्लियर हुआ? जितना काला जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे डालने से अल्फा और बीटा किरणें करती हैं, उससे कम ये काला करती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब विद्युत और चुंबकीय प्रभाव देख लेते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव, इसमें क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं। आपने पहले ही देख लिया है कि ये विद्युतीय उदासीन है, तो क्या हम कह सकते हैं? कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। क्लियर हुआ? तो गामा किरणों के बारे में ये सारी चीजें आप देख लीजिए। हमने अल्फा बता दिया, बीटा बता दिया और गामा बता दिया, और इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने डिस्कस कर ली। चलिए, रेडियो एक्टिविटी तो हमने देख ली दोस्तों। अगर हम ये कहें कि रेडियो एक्टिविटी मापी किससे जाती है? गाइगर काउंटर। रेडियो एक्टिविटी का मापक यंत्र। रेडियो एक्टिविटी मापी किससे जाती है? वो मापक यंत्र कौन सा है दोस्तों? गाइगर काउंटर। गाइगर काउंटर से ही रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। क्लियर हुआ? रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक कौन है दोस्तों? रेडियो एक्टिविटी
के आविष्कारक तो कौन है दोस्तों? हेनरी बैकुरेल। हेनरी बैकुरेल इसके आविष्कारक हैं। हीलियम के नाभिक में दोस्तों कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? हीलियम के नाभिक में, हीलियम का जो नाभिक होता है, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं दोस्तों? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी। अब दोस्तों एक नई चीज, एक नया टॉपिक हम देखेंगे, बिल्कुल सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। बहुत सवाल पूछता है इससे दोस्तों, बहुत सवाल इससे पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन भौतिक परिवर्तन है, उदाहरणों के साथ। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे। भौतिक परिवर्तन, ठीक है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसकी परिभाषा क्या है? वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्लियर हुआ? भौतिक परिवर्तन का मतलब फिजिकल चेंज, मतलब रूप बदलेगा केवल। ठीक है, रूप आकार बदल सकता है दोस्तों, वो जो है कोई नया पदार्थ नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, सिंपल सा आप समझिए। भौतिक परिवर्तन जैसे जल है, तो जल है तो जल अगर चेंज होता है टेम्परेचर से तो वो बर्फ बन सकता है या गैस बन के उड़ सकता है। उसको ठंडा किया जाएगा, फिर से वो पानी बन सकता है, फिर से वो और ठंडा किया जाएगा तो बर्फ बन सकता है। इन कंडीशंस में जल क्या है? रूप बदल रहा है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। आप फिर से रिवर्स कर सकते हैं उसको, अगर आप चाहें। जैसे आपने पानी को क्या किया? फ्रीज कर दिया, जल को आपने फ्रीज कर दिया तो बर्फ बन जाएगी, लेकिन अगर आपने उसको गर्म कर दिया तो फिर से जल बन जाएगा। तो मतलब केवल फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, उत्क्रमण संभव। उत्क्रमण को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल। रिवर्स हो सकती है, इसमें रिवर्स किया जा सकता है। मतलब पानी से जो है बर्फ बना तो बर्फ को रिवर्स किया जा सकता है पानी में। ठीक है, ये कहने का मतलब। तो उत्क्रमण क्या है? संभव है। क्लियर हुआ? उत्क्रमण इसमें क्या है? संभव है। तो ये 2 चीजें आप याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे। भौतिक परिवर्तन में 2 चीजें याद रखिए। किस परिवर्तन में ना तो कोई नया पदार्थ बनता है और इसका उत्क्रमण या रिवर्स करना इस प्रोसेस का संभव है। ठीक है, 2 चीज याद रखेंगे और कुछ उदाहरण तो आपका कभी गलत नहीं होगा। जैसे बर्फ और पानी का उदाहरण हो गया, सबसे अच्छा उदाहरण यही है। ठीक है, इसमें जो है पदार्थ परिवर्तित नहीं होता। आइए हम इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन को। ठीक है, क्या देखेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली बात, इस परिवर्तन में
इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसमें कोई भी परिवर्तन होगा तो एक नया पदार्थ बन जाएगा। पहली बात, सेम इसका उल्टा है, समझ लिए, फिजिकल चेंज का उल्टा है, ठीक है। दूसरा, पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित, मतलब द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा, ठीक है। और अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब हो गया इरिवर्सिबल। हमने देखा था भौतिक परिवर्तन क्या था, रिवर्सिबल था, उत्क्रमणीय था, लेकिन ये क्या है, अनुत्क्रमणीय है या इरिवर्सिबल है, ठीक है। इसका मतलब इसलिए वापस नहीं बदल सकता, पहली अवस्था में कोई पदार्थ नहीं आ सकता अगर एक बार उसमें बदलाव आ गया तो। अब उदाहरण देख लेंगे, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उदाहरण क्या है दोस्तों इसका, जैसे कागज का जलना, कागज का जलना, कागज जल के जब राख बन जाता है तो क्या उस राख से वापस कागज पाया जा सकता है, रिवर्सिबल है? बिल्कुल नहीं है। राख एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है, तो ये शर्त पूरी होती है। दूसरी, लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, जो लोहे में जंग लग गई दोस्तों, क्या वो वापस जो लोहा क्षरित होके जंग के रूप में बदल गया, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता, एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तीसरा, दूध से दही का जमना, अगर एक बार दूध से दही बन गया दोस्तों, क्या दही से दूध वापस बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। भोजन का पकना, आपने खाद्य सामग्री को काट के पका के भोजन बना लिया, तो क्या वापस जो है, क्या वापस पके हुए भोजन से कच्चे भोजन के पदार्थों में वो रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ क्रिएट होता है और वो रिवर्सेबल नहीं होता। क्लियर हुआ? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने भौतिक रासायनिक परिवर्तन भी देख लिया और हमने अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बारे में अच्छे से उनका तुलनात्मक अध्ययन किया, उनकी विशेषताएं देखी। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।